हाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें इतना पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। हम आगे देखेंगे कि हम किस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर सकते हैं टू अप्रॉक्सीमेट अदर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, बट उन सब के बारे में हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम सिंपली इतना देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। A continuous random variable x is called a normal random variable or has a normal distribution if its density function is given by f of x is equal to 1 upon sigma square root of 2 pi e to the power minus half into x minus mu upon sigma whole square, right? Where x ranges from minus infinity to infinity, called the normal density function. हम इसमें क्या बात कर रहे हैं? A continuous random variable x is called a normal random variable. कब ऐसा होगा कि एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स को हम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि हाँ वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है? सिंपली जब भी उसका डेंसिटी फंक्शन ये होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। जब जब इस कोई भी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का डेंसिटी फंक्शन ये होगा, इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है या फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। क्लियर? एंड इस डेंसिटी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, राइट। सो सिंपली हम ये कह रहे हैं कोई भी एक रैंडम वेरिएबल एक्स जो कॉन्टिन्यूस है और उसका ये डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है या फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, राइट। अब हम इसको कुछ देखते हैं कि नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली जो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स और सिंबल्स यूज हैं, हम उनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले ना हम सबसे बेसिक वाले पे जाएंगे जो कि हम सबको ऑलरेडी पता है और हम इसको हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स की। अब देखो आप इसके अंदर इस एक डेंसिटी फंक्शन में ना मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है, दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है। मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि हमें कॉन्स्टेंट है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होगी, राइट। मैथमेटिक्स में इस कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि कभी चेंज नहीं होगी, राइट। तो कौन सी वो दो वैल्यूज है, कौन से वो दो सिंबल्स है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बट उनकी फिक्स्ड वैल्यूज है? सबसे पहले हमें क्या पता है? पाई, राइट। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.1416। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये तो हमें हमेशा से ही पता है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वैल्यू हमने वहां पाई लिखा है। नेक्स्ट इज ई। ई भी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो क्या है? 2.7183। अब हमें ये हमेशा से पता है, हमने ई और पाई के बारे में हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिकली इनके दो फिक्स्ड वैल्यूज है तो इनको हम इसलिए क्या कहते हैं? मैथमेटिकल कांस्टेंट्स, राइट। अब इसके बाद हमें क्या पता है? इसके बाद इसमें हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। इसमें हमारे पास कौन से दो पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले है म्यू, दूसरा है सिग्मा। व्हाट इज म्यू? म्यू इज एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन। म्यू को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कह सकते हैं और मीन भी कह सकते हैं, हमें ये पता है। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा हमें बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड हमें क्या पता है? इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, हर डेंसिटी फंक्शन के लिए फिक्स होती है बट वो वेरी करते रहते हैं विद एवरी रैंडम वेरिएबल एक्स, राइट। इसके अलावा इसमें एक रैंडम वेरिएबल है एक्स, राइट, और इसकी वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी रेंज है। अब आपको इतना सिंपली पता है एक्स जो है कोई भी रैंडम वेरिएबल ले सकता है, राइट। सो हमें अब तक क्या पता है? पाई फिक्स्ड है, ई फिक्स्ड है, म्यू और सिग्मा पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन के लिए फिक्स्ड है, बट जैसे जैसे डेंसिटी फंक्शंस चेंज होंगे
वैसे वैसे हमारा ये वैल्यूज चेंज होती रहेगी। और रैंडम वेरिएबल क्या है? एक्स, राइट। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? एक हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहेंगे? बताओ। एक्स को हम सिंपली कहेंगे हाइट ऑफ नॉर्मल कर्व एट एक्स, मतलब पॉइंट एक्स पर इस नॉर्मल कर्व की क्या हाइट होगी उसको हम क्या कहते हैं? एफ ऑफ एक्स। इसके बारे में हम अभी आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब तक हमें पता लग गया कि हमारी इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स है, पैरामीटर्स और रैंडम वेरिएबल है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम एक बार ये देखते हैं कि बेसिकली हमारा नॉर्मल कर्व दिखता कैसे है। हमारा नॉर्मल कर्व सिंपली ऐसे दिखता है। अगर ये x है तो ये हमारा क्या है? f ऑफ x। इतना भी क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज़ देखो कि कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, कभी आपने कहीं अपने एग्जाम में या कहीं ये टर्म देखा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इट्स नेम्ड आफ्टर द जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रीडरिक गॉस, who also derived the equation from study of errors in repeated measurements of same quantity। मतलब एक ही क्वांटिटी को रिपीटेडली वो मेजर करने के लिए उन्होंने स्टडी ऑफ एरर्स के थ्रू इसके बारे में बात की थी, इसकी इक्वेशन डिराइव की थी, राइट। सो इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट बस, वैसे अदरवाइज जनरली आप देखोगे पेपर में आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलेंगे इसको। इतना क्लियर है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आई डोंट नो वेदर यहाँ पे भी आपको यूज़ होगा कि नहीं। हमें पता है कि एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की पॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है? ज़ीरो। मतलब अगर ये मेरा बेसिकली अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटीज़। तो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटीज़ कर रहा है, बट हमें इतना ही पता है कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इंटरवल्स में मेजर होती है, राइट। वो हमेशा इंटरवल्स में ही मेजर होगी। अगर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रोबेबिलिटी है, सो वो हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है। पॉइंट प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज ज़ीरो। देखो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप ये याद रखना, क्योंकि ये इतने पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं बोलूँ 1 to 10, चलो हम 1 to 10 छोड़ो, अगर मैं बोलूँ 1 और 2 के बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे? 1, 1.1, 1.1111, 1.11111, 10 टाइम्स 1, 1.50 टाइम्स 1, 1.60 टाइम्स 1। कितने पॉइंट्स आ जाएंगे? एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। यस और नो? क्योंकि वो इतनी छोटा होगा, इतने छोटे 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 पॉइंट्स निकल जाएंगे कि पर्टिकुलर पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना दैट इज अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। लेट मी राइट इट आउट। पॉइंट प्रोबेबिलिटीज आर ऑलवेज ज़ीरो की जगह हम इसको लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो। इसलिए हम उनको पॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ को भी यही कहते हैं कि जो पॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ होती है ज़ीरो होती है, फाइन। तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली वो क्या वैल्यूज आती है? 0.0000000 समथिंग पॉइंट वो आएगी वैल्यू, तो हम उसको सिंपली ये कह देते हैं कि वो ज़ीरो है। क्लियर? ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब एक जनरल चीज़ देखते हैं। अगर मुझे बोलना हो कि x हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and standard deviation sigma। सो अगर मुझे इसको सिंबॉलिकली लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? x follows normal distribution with mean mu and sigma, that is standard deviation। सो ये मीन है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नीड टू टेल यू कि जनरली हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा लिखते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑथर्स हु आल्सो राइट एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर।
मतलब यहाँ पर ये वेरिएंस बन जाता है, राइट। सो ये हमेशा ऑर्थर टू ऑर्थर डिपेंड करता है। सो अगर कभी ऐसा आए तो आपको मेंशन होगा वेदर इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन और वेदर इट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन और इट्स अ वेरिएंस, ये आपको हमेशा ही मेंशन होगा, राइट। ओके, सो अब एक चीज़ और देखो कि बेसिकली हमें मीन क्या बताता है। मीन हमें बताता है स्प्रेड ऑफ द डेटा, सॉरी मीन हमें बताता है सेंटर्डनेस ऑफ द डेटा। ये तो हम सबको पता है ना कि अगर हमें किसी भी डेटा की सेंटर्डनेस देखनी हो तो हम क्या रेफर करते हैं, मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताता है, स्प्रेड ऑफ द डेटा, कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड है। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारा मेन मोटिव क्या होगा, ये देखना कि वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे नॉर्मल कर्व की शेप को कैसे बदल देता है या फिर हमारी नॉर्मल कर्व को कैसे शिफ्ट कर देता है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सो हम बेसिकली दो केस लेंगे। लेट्स फर्स्ट जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट थिंग्स, ठीक है। अभी देखो, let's suppose x1 follows normal distribution, mean mu1 and standard deviation sigma 1, and second क्या होगा, x2 follows normal distribution with mean mu2 and standard deviation sigma 2। अब हम इसके लिए कुछ बात करते हैं। विल टेक टू केसेस। केस 1 जहाँ पर mu1 और mu2 इक्वल है बट स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा 2, ठीक है। अब केस 2 क्या होगा, जहाँ हमारे दोनों सिग्माज इक्वल है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बट हमारा जो मीन है फॉर x1 इज लेस देन मीन फॉर x2, क्लियर। सो अब हम देखेंगे ये कि सेंटर्डनेस और स्प्रेड में ये जो डिफरेंस है किस तरीके से हमारे कर्व में डिफरेंसेस लाता है, राइट। तो हमें पहले पता है मीन हमारा सेंटर्डनेस बताता है और हमारा सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें स्प्रेड बताता है। सो पहला केस लेते हैं। देखो ये हो गया हमारा x, राइट। अब हमें पता है कि डेटा का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज सेम। सी एक चीज देखो, mu1 जो मीन होता है ना वो हमेशा सेंटर पे होता है। कैसे, आप यहाँ पर देखो, जैसे लेट्स सपोज हमारा ये वाला था तो इसमें मीन इज ऑलवेज एट द सेंटर, ठीक है। मीन इज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ द कर्व। अभी हम इसके बारे में ना और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे आगे, बट अभी आप इतना देखो कि हमारा जो मीन होता है ना वो हमेशा सेंटर पे लाई करता है, ओवर है, ठीक है। ओके, सो अब अगर मीन हमारा यहाँ है तो mu1 इज इक्वल टू mu2, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 इज लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मतलब जो कर्व 1 है, x1 का जो कर्व है वो बेसिकली उसकी स्प्रेड कम है, मतलब उसमें आउटलायर्स कम है। अगर आउटलायर्स कम है तो मतलब मैक्सिमम डेटा उसका कहाँ है, एट द पीक, राइट। पीक यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डेटा कहाँ है, सेंटर पे, राइट। सो दिस इज हमारा x1 का कर्व। सो लेट्स राइट डाउन f ऑफ x1। अब सेकेंड कर्व में आप देखो, अब स्प्रेड ज़्यादा है ना कर्व 2 का, सो कर्व 2 का स्प्रेड ज़्यादा है मतलब उसके आउटलायर ज़्यादा है, आउटलायर ज़्यादा है तो मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये कर्व, राइट। क्योंकि आउटलायर्स देखो क्या हो रहा है, f ऑफ x का जो हमारा है वो उसके नीचे हमारी प्रोबेबिलिटीज़ होती है। सो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटीज़। तो ये जो हमारी स्केच्ड लाइन है ये सेंटर्डनेस तो इसकी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, और जो इसकी टेल्स है मतलब ये जो साइड से हमारी दोनों साइड से टेल्स जा रही है ये थिक हो गई, राइट। अब इससे क्या हुआ, हमारा वो तो सेम रहा लेकिन हमारी जो टेल्स है वो थिक या थिन हो गई डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर्व को स्केच करते हैं जहां पर हमारे स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है वो सेम है बट हमारे दोनों कर्व की सेंटर्डनेस चेंज हो जाती है। सो दिस इज एक्स, राइट।
अच्छा अब देखो हमारा सेंटर्डनेस डिफरेंट है और μ1 इज लेस देन μ2, मतलब μ1 यहाँ हो गया, μ2 यहाँ हो गया। अब हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन तो सेम है ना, सो कर्व कैन आई से इट्स लाइक दिस इज माय f ऑफ x1 और फिर ये हमारा ऐसे ही करके f ऑफ x2। सो आपने देखा दोनों कर्व में डिफरेंस क्या हुआ। पहला कर्व हमें बता रहा है वो सिचुएशन जब मीन सेम है बट स्टैंडर्ड डिविएशंस आर डिफरेंट। सेकंड उसमें बता रहा है जब स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है बट मीन आर डिफरेंट। तो आपने देखा कि हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट क्योंकि उसका मीन कम है, जिसका मीन ज्यादा है वो टुवर्ड्स द राइट है। फाइन, दिस इज वाज आवर केस 2। ओके, सो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो। अब हम चलेंगे उसकी प्रॉपर्टीज पर, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमारी सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन थ्रू द मीन। हमने ये पहले ही देख लिया है, हमने ये देखा था कि कोई भी एक नॉर्मल कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है, राइट, एंड इज सिमेट्रिक अबाउट द वर्टिकल लाइन थ्रू द मीन, मतलब सेंटर से एक लाइन जाती है वर्टिकल लाइन जो हमारा इस x के पॉइंट पर दैट इज आर मीन, जो यहाँ से वर्टिकल लाइन जाती है उसके सिमेट्रिक होती है, राइट। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था। अब हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं अब इसमें थोड़ी मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करूँगी। सो ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डेंसिटी फंक्शन क्या है, ये है, लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, 1/सिग्मा रूट ऑफ 2 पाई e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। आप देखो सेम लिखा है मैंने, कुछ भी मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन नहीं किया। ओके, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो हमें ये पता है 1/सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, हमें पता है कि हर डेंसिटी फंक्शन के लिए सिग्मा की वैल्यू फिक्स है। यस और नो? यस, फिक्स है। ठीक है, तो अगर वो फिक्स है तो हमारे पास इस पोर्शन की तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो हमारी प्रोबेबिलिटीज डिपेंड किस पर हो रही है, इस पर e टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, इस पर हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ सिंपली, अगर मेरा x म्यू के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, e टू पावर माइनस हाफ म्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, e टू पावर माइनस हाफ इंटू 0, मतलब e टू पावर माइनस 0 इक्वल टू e टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, राइट। सो अगर मेरा x म्यू के इक्वल है तो मेरा f ऑफ x क्या होगा, क्योंकि ये टर्म 1 हो गई तो बचा क्या, 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। फाइन, इतना यहाँ तक हमें सबको क्लियर है। लेट्स डिवाइड दिस पेज नाउ। ठीक है, अब मैं आपको अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज x और म्यू इक्वल नहीं है, x और म्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, e टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अभी हम पहले ये देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो पीक है वो म्यू पर है और उसके साइड्स में हमारा जो कर्व है वो फॉल कर रहा है। बेसिकली अब हम ये देखेंगे कि हमारा कर्व बेल शेप्ड क्यों होता है। देखो ये है, अच्छा, और हमारा f ऑफ x क्या है, 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई e टू पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। ये क्या पोर्शन क्या है, ये हमारा पॉजिटिव फिक्स नंबर है। अब हम इसकी बात करते हैं, राइट। अब देखो ये वाली जो टर्म है सिर्फ इतना x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है हमारी क्या है, ये टर्म बताओ,
ये टर्म हमारी क्या है, ये टर्म हमेशा हमारी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर हो गया तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। चलो, अगर मेरा इतना हमेशा पॉजिटिव है तो फिर अब मुझे बताओ e टू द पावर माइनस हाफ, सॉरी e टू द पावर माइनस हाफ नहीं लिखते, अब हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, ये टर्म क्या होगी? अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो माइनस हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे वो हमारी टर्म क्या बन जाएगी? हमेशा नेगेटिव। मानते हो? अब अगर मेरा ये नेगेटिव है, मतलब e टू द पावर नेगेटिव टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी ये टर्म है ना e टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन। e टू द पावर कोई भी नेगेटिव टर्म होगा तो हमारा वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, क्योंकि नेगेटिव माइनस टर्म अगर हमारा एक्सपोनेंशियल उसमें होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, सो हमेशा हमारा ये फ्रैक्शन होगा। अब अगर ये हमारा एक फ्रैक्शन होगा तो जैसे जैसे, आप एक बात बताओ, जैसे जैसे हमारी ये वैल्यू बढ़ेगी e टू पावर माइनस हाफ, सिंपली बात करो, देखो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, जैसे जैसे मेरी ये वैल्यू बढ़ेगी, राइट, तो फ्रैक्शनों के वैल्यू क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। सो जैसे जैसे मेरा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ई टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर फॉल करेगा। इज दिस ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ओवरऑल जो ये टर्म है, ये वाली ओवरऑल जो हमारी ये टर्म है, अगर ये हमारा गिरता गया टर्म, तो ये तो एक फिक्स नंबर ही है, तो ये टर्म भी हमारा ओवरऑल एफ ऑफ एक्स ही गिरता जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे एक्स और मीन में डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा ये जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है वो और कम होती जाएगी। प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी तो मतलब ये ऐसे फॉल आउट होता जाएगा और सेंटर पे मीन पे हाईएस्ट रहेगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो कर्व है बेल शेप्ड है। ओके, अब सेकंड चीज आती है कि ये कर्व सिमेट्रिक क्यों है? सिमेट्रिक इसलिए है, मुझे एक बात बताओ, एक्स और म्यू में अगर मैं कहती हूँ मेरा म्यू इज 1 एंड मैं एक्स कह रही हूँ, ओके लेट्स लीव दिस। अगर अब मैं बात कर रही हूँ कि सपोज लेट्स सपोज मेरा म्यू जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इधर लिख रही हूँ थोड़ा सा, इफ़ इट्स क्लियरली विजिबल, देखो अब मैं बोल रही हूँ एक तो हो गया मेरा, एक x की वैल्यू हो गई म्यू प्लस 1 और x1 और x2 की वैल्यू हो गई म्यू माइनस 1। तो अगर मैं ये सेंटर टर्म इवैल्यूएट करूँ इतना पोर्शन सिर्फ, तो वो क्या आएगा? म्यू प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा, सिग्मा अपॉन सिग्मा स्क्वायर होल में आएगा ये। और इसका क्या आएगा? म्यू माइनस 1, सॉरी ये क्या है हमारा, सॉरी दिस इज माइनस म्यू, राइट, म्यू माइनस 1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का स्क्वायर। सो एक बात बताओ, ये क्या हो गया? म्यू से म्यू कैंसिल, यहाँ भी म्यू से म्यू कैंसिल, प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन सिग्मा का स्क्वायर क्या हो गया? 1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, इससे फ़र्क क्या पड़ा? सो हम सिंपली कह रहे हैं कि बेसिकली जो बात जो डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो म्यू और एक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, मतलब एक्स म्यू से बड़ा हो या फिर छोटा हो, इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में जितना गैप होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, सिर्फ गैप मैटर करता है। सो इस वजह से ये दोनों साइड्स ऑफ म्यू पे सिमेट्रिक है, इसलिए हम कह रहे हैं नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड एंड इज सिमेट्रिक। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, the normal curve approaches the x-axis asymptotically as we proceed in either direction away from the mean। मतलब ये हमारा नॉर्मल कर्व है, हम मीन से चाहे इधर जाए या इधर जाए ये हमेशा एसिम्प्टोटिकली चलेगा। कभी भी हमारा
बेसिकली ये जो कर्व है हमारे एक्स एक्सिस को कभी भी कट या टच नहीं करेगा, राइट, इन्फिनिटी पे चलता रहेगा दोनों साइड। ऐसा क्यों? एक बात बताओ, क्या एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कभी भी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये कभी जीरो हो नहीं सकता। आई एम सेइंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई टू पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। ये कितना भी छोटा फ्रैक्शन हो जाए बट ये कभी जीरो नहीं होगा, एग्रीड। और जो ये है हमारा, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो हमारा एफ ऑफ एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि एफ ऑफ एक्स कभी जीरो नहीं होगा इसलिए कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। The total area under the normal curve and above the horizontal axis is always equal to 0। मतलब देखो, हमें पता है कोई भी एक कर्व होता है प्रोबेबिलिटी के लिए हिसाब से, तो उसके और एक्स के बीच में जितना भी ये होता है, ये सब हमारी क्या है? प्रोबेबिलिटी, राइट। एफ ऑफ एक्स हमारी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो एफ ऑफ एक्स इस कर्व के नीचे एंड अबव दिस एक्स एक्सिस, ये जितना भी है कर्व, इसका जो टोटल एरिया आएगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर? ओके। नो पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस लाई बिलो द एक्स एक्सिस, नो पोर्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। हमें पता है कि वो हमेशा जो एफ ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज वो प्रोबेबिलिटी है, तो हमेशा ही वो जीरो से ऊपर रहेगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, वो कभी भी नीचे नहीं जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव हो नहीं सकती, और हमने वहां भी देखा था कि इट कैन नाइदर बी जीरो नॉर इट कैन बी नेगेटिव। ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। तो कर्व द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडुलर। ठीक है, अभी हम देखो इसका मतलब क्या है। एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका सिर्फ एक ही मोड होता है, एंड वो कहाँ होता है? एट दी मीन। जब मैं ये कह रही हूँ इससे मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे इस पॉइंट पर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ऐसा क्यों? पी किसकी यहीं पर है? म्यू पर, इसलिए मीडियन। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो मिड पॉइंट तो वही होगा ना जहाँ जिसके अराउंड सिमेट्रिक है, और मीन हमें पता है यहाँ पे है, तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। क्लियर? चलो, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट x equal to a and x is equal to b equals to probability that the random variable x assumes a value between x is equal to a and x is equal to b। मैंने इस बारे में थोड़ा सा पहले भी बात किया था। लेट्स सपोज ये मेरा नॉर्मल कर्व है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेट्स है a एंड b, राइट, सो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बाउंडेड बाय द टू ऑर्डिनेट्स, मतलब इन दो ऑर्डिनेट्स से अगर हम बाउंड कर दें तो इसके बीच का जो एरिया है ना, that is simply representing the probability that x lies between a and b। ठीक है, ये सिंपली प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि x हमारा a और b के बीच में लाई करता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे the first and the third quartiles of a normal distribution are equidistant from the median। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीडियन एंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन आर इक्वल। अच्छा, ये बात है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब सिंपली होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है गैप, तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। सो हम क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड मीडियन और द डिस्टेंस बिटवीन मीडियन एंड Q1, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा ही इक्वल होता है। अच्छा, हम इससे एक चीज़ और कह सकते हैं, देखो Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2 मीडियन। मीडियन इसका सिंपली क्या होता है? Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। इससे भी इसका मीडियन निकल सकता है। क्या? ठीक है, अब हम बात करते हैं द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बाय दिस।
ये वैल्यूज़ की तरह आप याद कर सकते हो, Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा एंड Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? ये ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल चार्ट्स आते हैं उसमें से आई है। अब हमने यही वैल्यू को फिक्स करी, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अभी हम इसको रिटेन कर सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा एंड Q3 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। फाइन। द मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीडियन और मोड, मतलब मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीडियन और मोड, इससे फर्क क्या पड़ता है कि हमने अबाउट मीन लिया, अबाउट मीडियन लिया, अबाउट मोड लिया, सब इक्वल है। For a normal distribution is given by mean deviation is equal to 4-5 sigma या फिर is equal to 0.7979 sigma, ये भी 0.8 होता है एंड 4/5 भी 0.8 होता है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली राइट, एंड ये भी हमारा 0.8 होता है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये क्या है? ये तो फिक्स्ड है, इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा। अच्छा ये कहाँ से आया? देखो हमें यहाँ से पता है Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, मैं लिखती हूँ, मैं आपको डिराइव करके दिखाती हूँ, इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा म्यू प्लस ना, सो इसको मैं P प्लस लिख देती हूँ, एंड Q1 इज इक्वल टू, Q1 क्या है? म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, सो म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। अच्छा Q3 माइनस Q1 मतलब म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा माइनस म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा अपॉन 2, राइट। ये हमारा क्या हो गया? क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ना, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्वार्टाइल डेविएशन ही हो गया। सो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, सो दिस बिकम्स 2 इंटू 0.6745 सिग्मा अपॉन 2, सो ये क्या बचा? 0.6745 सिग्मा। सो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कहाँ से आया? 2/3 क्या होता है? 0.66667, सो इन दैट केस ये और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। आप इसको 0.67 भी लिख सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अगर मैं चाहूँ तो इसको 0.67 भी लिख सकती हूँ, तो वहाँ से ये इक्वल आ गया। ना अब एक और डेरिवेशन देखेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/6 ऑफ मीन डेविएशन। देखो ये जो डेरिवेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम स्टिल गिविंग यू आउटलुक कि ऐसे ही नहीं आती है वैल्यूज। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/6 ऑफ मीन डेविएशन, ये कहाँ से आया? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता है क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिक्स है। चलो अब इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 4/6 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, ठीक है। अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है हमारा? यहाँ से देखें तो दिस इज मीन डेविएशन, सो 5/6 लिखकर उसकी जगह लिख दिया मीन डेविएशन, तो वहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई। क्लियर? ओके नेक्स्ट, quartile deviation is to mean deviation is to standard deviation, it can be proportionated as 2/3 of standard deviation is to 4/5 of standard deviation is to standard deviation, right। ये वाला सिंपल है। देखो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में रेशियो लेनी हो तो यही आएगी ना, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से, राइट। वैसे ही मीन डेविएशन इज ऑल्सो 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसलिए ये ऐसे आया। ये हम पहले से यहाँ से और यहाँ से हम ये रिजल्ट ले चुके हैं। चलो अब अगर हम इसको थोड़ा और अच्छा और नीट करना चाहे तो कैन बी प्रोपोर्शनेटेड एज 2/3 इज टू 4/5 इज टू 1। इसको हम ऐसे भी प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं, एलसीएम ले लो 15, सो 2 इंटू 5 इज 10, यहाँ 15 लोगे तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यहाँ 15 लोगे तो इसको 15 लिखोगे। ये और ये सब इक्वल है। मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर 15 किया, तो जो भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वो न्यूमरेटर में भी कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इसको, हम प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं एज 10
12:15। क्लियर? चलो, हमें पता है मीन हमारा म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, म्यू 3 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिक है। म्यू 4 जो है वो है 3 सिग्मा 4, सिग्मा टू पावर 4। अभी हम इसकी डेरिवेशन नहीं देखेंगे, अभी हम इसका सीधा इनके डिस्क्रिप्टिव मेजर्स को इनको यूज़ करेंगे। चलो, अब हम, लेकिन इसमें हमें मेन क्या जानना है? मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और बीटा वन। बीटा वन क्या होता है? म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब। म्यू 3 क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0 और म्यू 2 का क्यूब मतलब वेरिएंस का क्यूब, राइट? तो ये क्या बना? 0। अगर बीटा वन 0 है तो हमारा गामा वन दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ बीटा वन, वो भी तो हमारा 0 हुआ। सो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई? सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? वैसे अगर हम मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकालना हो तो, और बीटा 2 निकालना हो तो, बीटा 2 कैसे निकालोगे? म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। वो क्या हो गया? 3 सिग्मा टू पावर 4, मैंने वैल्यू ऊपर से की है, और ये हो गया सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल, बचा क्या? 3। और अगर ये बीटा 2 की है तो गामा 2 क्या हो गया? 3 माइनस 3 दैट इज 0। इसका मतलब हमारा ये कर्व कौन सा हो गया? मेसोकर्टिक कर्व। क्लियर? चलो, अब ना एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि लेट्स सपोज x1 x2 x3 xn तक ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, अगर ये दो कंडीशंस ट्रू है, देन x1 प्लस x2 प्लस x3 xn तक, लेट्स सपोज इसको हम x कह देते हैं, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। मैं लिख देती हूँ, इफ दिस इज ट्रू देन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उनका जो सम है वो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेंगे। एंड इसका मीन म्यू क्या होगा? म्यू विल बी म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3। सम ऑफ मीन जो होगा वो हमें इस x का मीन होगा, और इसका वेरिएंस क्या होगा? सिग्मा 1 का स्क्वायर, मतलब सबके वेरिएंस का सम होगा। अच्छा, मुझे बताओ इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस। समझ गए? बेसिकली हम स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्लियर? फाइन। नॉर्मल कर्व हैज इट्स पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट म्यू माइनस प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब कर्व अपनी शेप कहाँ कहाँ बदलता है। सो बेसिकली कर्व की जो शेप है वो यहाँ बदल रही है, ऐसे राइज करके फिर ऐसे कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट हो रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कर्व की शेप बदल रही है ना, सिंपल इतना देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सिमिलरली इसकी कर्व की शेप यहाँ बदल रही है। सो ये क्या हो गया हमारा? अगर ये म्यू है तो हमारा ये म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो दो पॉइंट हैं these are known as point of ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, these are points of inflection, मतलब उसका जो नॉर्मल कर्व का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है दैट इज म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? ओके,
So now this is the last and the most important property of the normal distribution. So अब हम बात करते हैं the standard deviation of a normal distribution is related to the area under the normal curve. How is it so? किस तरीके से वो रिलेटेड होता है, अभी हम उसकी बात करते हैं. अच्छा देखो, कोई भी एक नॉर्मल कर्व होगा ना, वो इस तरीके से होगा. एक मिनट में रीस्केच करती हूँ. देखो एग्रीड, हमारा यहाँ म्यू है, मीन. अब हम क्या कह रहे हैं, अभी हम एक बार सिर्फ मार्किंग्स बना रहे हैं. म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन. लेट्स सपोज यहाँ हमारा म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ हमारा म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है. और लेट्स सपोज यहाँ हमारा म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये हमारा म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है. राइट. सो अगर हम मुझे देखना हो कि इसके एरिया और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ में क्या रिलेशन है, तो देखो सबसे पहले म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच में कितना प्रोबेबिलिटी, कितना एरिया कवर्ड होता है, 68.27%. मतलब जो पूरा ही नॉर्मल कर्व के अंदर जितना भी एरिया है ना, उसका 68.27% जो एरिया है वो सिर्फ इतना जो पोर्शन है म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा के बीच का जो एरिया है वो सारा 68.27% ऑफ दी क्या कहते हैं 68.27% ऑफ द एरिया है. टोटल एरिया का 68.27% वो सिर्फ इस इंटरवल के अंदर ही आ जाता है. राइट. तो अगर मैं इस सिर्फ इतना एरिया देखूँ तो इतना क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 34.1% और ये भी 34.1%. राइट. अब नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे ऐसे ही डिस्टेंस मेजर करना हो म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में, तो मतलब ये जो एरिया है, ये दिस एरिया यहाँ तक, ये जो पूरा एरिया है, ये कितना एरिया है, 95.45%. राइट. दिस एरिया इज 95.45% एरिया. मतलब म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा 95.45% ऑफ द टोटल एरिया कवर कर लेते हैं नॉर्मल कर्व के अंडर जो होता है. राइट. सो अब अगर हमें वैसे ही देखना हो, सो म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा के बीच में हमें डिस्टेंस देखना हो तो ये कितना परसेंट कवर करता है, तो कितना होगा वो 99.73%. मतलब जो ये रीजन है, ये पूरा रीजन जो है आपका 99.73% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व कवर कर लेता है. सो अगर मैं इसको इंडिविजुअल बाइफिकेशन देना चाहूँ तो 34.1% और म्यू प्लस सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 30 जो वो है 13.6%. दिस इज 2.15%. राइट. सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो अबाउट 68.27% ऑफ द total area under the normal curve is covered from mu minus sigma to mu plus sigma. मतलब 68.27% ऑफ द एरिया जो है वो म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में नॉर्मल कर्व का हो जाता है. सो वैसे ही 95.45% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज कवर्ड फ्रॉम म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा एंड 99.73% इज कवर्ड फ्रॉम म्यू माइनस 3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा. सो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो एरिया से रिलेटेड होती है, कितना एरिया नॉर्मल कर्व हमारा कवर कर रहा है. Right? So these are all the basic properties of normal distribution. I hope आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो. Do subscribe the channel for more videos. Thank you.